नमस्कार। जय हिंद मित्रों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं हिंदी में कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्णमाला कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला एक होती है। और इसमें वर्ण कितने होते हैं? तो इसमें वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक, आगे अगले सवाल पर चलते हैं। स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन होता है। अगर हम बात करें स स ह कौन से व्यंजन कहलाएंगे, तो कौन से व्यंजन कहलाएंगे? तो स स ह स्पर्श व्यंजन, स्पर्श नहीं, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तालु स, मूर्धा स और दंत स और ह, इन चारों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। अंतस्थ में क्या आता है? य ल व को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर म तक, यानी 25 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बात अगर हम करें संयुक्त व्यंजनों के बारे में, बात अगर की जाए संयुक्त व्यंजनों के बारे में, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन बाबू 4 होते हैं। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। आप इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? ज्ञ, अज्ञ जो है यह संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? जो हिंदी भाषा है ये केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ये कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1960 में। इसके अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या पूछा जाए, वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। आइए हम टिक करते हैं 52। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? अगर हमें थोड़ा सा जरा देखिएगा, ओ और औ के बारे में बताते हैं। ओ किससे किससे मिलकर बना है? ओ बना है औ के साथ छोटा ऊ लगाने से क्या बना है? औ, यानी अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और ऊ का होता है ओष्ठ। अगर इन दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो हो क्या गया? कंठ। कंठोष्ठ के नाम से हम जानेंगे, कंठोष्ठ वर्ण के नाम से जानेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसको कहा जाता है? भाई भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई हम किसे मानेंगे? इसमें वाक्य को हम कहेंगे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी अगर बात किया जाए, सबसे छोटी अगर पूछ देगा मौखिक इकाई किसे कहेंगे? सबसे छोटी मौखिक इकाई हम किसे कहेंगे? तो मौखिक इकाई हम किसको कहेंगे? ध्वनि। अगर सवाल बना दिया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहेंगे? सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहेंगे? तो लिखित इकाई हम वर्ण कहते हैं। इसे ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ कहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? वाक्य को माना गया है। अच्छा, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो छतरी छ किससे मिलकर बना है? आधा क और कौन सा स? मूर्धा स से मिलकर कौन बना है? 6 वर्ण बना है। उत्तर क्या देंगे? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी में स्पर्श भी कह रहा है। स्पर्श का मतलब होता है, स्पर्श का मतलब कंठ, ताल, कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया,
ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही तो स्पर्श वर्ण कहते हैं। और कह रहा है घोष भी हो, 12 अघोष, यानी त थ, और अल्प प्राण के साथ महाप्राण भी होना चाहिए। कह रहा है 12 अघोष 3 स, इसका ट्रिक होता है घोष का 12 घोष, लेकिन यहाँ घोषत तो बोला है 345 सघोष। ठीक, अब देखिएगा हम कहें प फ भ जो है स्पर्श में भी आएगा, घोष में भी महाप्राण, और दंतवन त थ द ध न दंत व्यंजन के नाम से ह को हम जानेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अच्छा, अल्प प्राण अगर हम बात करें प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर जो हमारी ध्वनियां होती है ये 2 प्रकार की बांटी गई हैं। प्राण का मतलब होता है बाबू वायु के आधार पर। कौन कौन, एक बताया गया अल्प प्राण और दूसरे को क्या बताया गया है, महाप्राण के नाम से बताया गया है। अच्छा, अल्प प्राण किसको कहते हैं, 135 अंतः सारे, अंतस्थ सारे अल्प प्राण। और महाप्राण किसको कहते हैं, 24 उष्मा महाप्राण, 24 उष्मा महाप्राण के नाम से हम जानते हैं। सवाल हमसे पूछा गया है बाबू इसके बारे में कि अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण ध्वनियां है तो पहले ही में आ जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तालव्य ध्वनियां कौन सी है, तालव्य ध्वनियां कौन सी है। अच्छा, कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, च, छ, ज, झ और इय। तालव्य व्यंजन पूछा तो क्या उत्तर दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनियां दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। जो होता है ना दंतोष्ठ, जो प फ ब भ म, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, दंत ओष्ठ के नाम से हम जानते हैं। अगला, हिंदी में स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म हो जाएगा, भ। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो वर्ण क से लेकर म तक को आते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है क आता है क्या, बिल्कुल आता है, च आता है क्या, बिल्कुल आता है, ट आता है क्या, बिल्कुल आता है। यह कहाँ हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, यह क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ध्वनि हिंदी में स ध्वनि है। अच्छा जरा बताइएगा, कई बार बता दिए हैं स और ह। स कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। यह स कहाँ से, मूर्धा से। यह स कहाँ से, दंत से बोला जाता है। ह को हम कंठ वर्ण कहते हैं, या ह को ही काकल्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स को तालु कहते हैं, इस स को मूर्धा, इस स को दंत और ह को कंठ या काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा, स्व ध्वनिया कौन सा है, तालु ध्वनिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनिया कौन सी है। कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं बाबू, क ख ग घ अंग, यही उत्तर है। ये तालु से होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। भैया देखिए, अगर संयुक्त को छोड़ देंगे तो स्पर्श व्यंजन कितना हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बाबू, तो 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कहेंगे सर 4 तो होती है यार अलावा। फिर हम कहेंगे अंतस्थ, फिर कहेंगे उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कहेंगे सर 4 ही तो उसका भी होती है, स ह। अगर इसको देखें 25 4 29 4 33, और फिर होता है कौन, द्विगुण होता है 33। कह रहा है संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, द्विगुण कितने होते हैं, 2।
जरा इसको जोड़िएगा, 25 4 29 4 33 2 35। अगर 35 हो गया, 35 के बाद स्वर कितने होते हैं बाबू? स्वर 11 होते हैं। तो इसमें पूछ दिया संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछा है ना। अगर वर्णों की संख्या 5 और 1 6 4 1 6 हुआ कितना? 46। अब 46 के बाद अगर हम बात करें मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। अच्छा, जाहिर सी बात है संयुक्त को छोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? एक उत्तर इसको बना लीजिएगा क्या? 46। तो अब बना लीजिएगा कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है फ्लूट स्वर के नाम से हम जानते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं बाबू। ये बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अच्छा, ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व में सबसे कम, दीर्घ में ह्रस्व से ज्यादा। अब कह रहा है दीर्घ से भी अधिक लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूट स्वर के नाम से हम जानते हैं। जैसे बोला क्या जाए, बोला जाता है क्या? ओम, जो लंबे समय तक खींचा जाए इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूट स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? अच्छा, जिनके झनकार हो, घोष का मतलब होता है, घोषत्व का मतलब होता है झनकार। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर क्या हो? झनकार उत्पन्न हो, उसे हम घोष के नाम से। घोष जो वर्ण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। अघोष जिसमें झनकार न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। और जिनमें झनकार हो उन्हें सघोष भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है घोष वर्ण भी कहा जाता है बाबू। अगला पेज पे आइए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अगर बात किया जाए तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श भैया कितने होते हैं? तो स्पर्श बाबू होते हैं 25। अंतस्थ कितने हो गए? तो कहेंगे सर 4 हो गया। उष्म कितने होते हैं? तो ये भी कितने होते हैं? 4। इन्हीं तीनों को आप योगफल करेंगे, 25 4 29 और 4 क्या आएगा? 33। यही हमारे पास टोटल क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। विकल्प नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, य किन वर्णों के संयोग से बना है? अच्छा, संयुक्त वर्ण होते कितने हैं? 4। छ किससे मिला है? आधा क और मूर्धा स से। त्र किससे बना है? आधा त और र से मिला है। य किससे बना है? तो आधा ज और य से मिलकर बना है। तो स्र किससे बना है? आधा स और र से मिलकर बना है। तो बात हमसे पूछा है ज्ञ किससे मिलकर बना है, तो देखिए ना ज्ञ किससे मिलकर बना है। बिल्कुल राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आधा ज के साथ अगर य आता है उसे हम क्या कहेंगे? आराम से विकल्प उत्तर दीजिएगा, आया हुआ प्रश्न भी लगेगा गलत ना हो जाए। दिया है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन बाबू हम किसे कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य ल व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इन तीनों को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। स सह को हम क्या कहेंगे? उसमें व्यंजन के नाम से जानेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद कौन सा वर्ण आता है बाबू? छ आता है। अगला सवाल देखिएगा, ए ऐ क्या कहलाते हैं? ए ऐ क्या कहलाते हैं? तो ए का उच्चारण स्थान और ऐ का उच्चारण, ए किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे सर अ के साथ छोटी ई। अ का उच्चारण स्थान बाबू क्या होता है? कंठ होता है। ई का क्या होता है? तालु। अगर दोनों को एक साथ मिला दे तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ तालु के साथ इनका उच्चारण स्थान होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन बाबू कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं।
कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्या इसमें दिख रहे हैं क्या? कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ भी है, ज्ञ भी है, लेकिन प क्या है? ओष्ठ वर्ण है। प कहाँ संयुक्त व्यंजन है मेरे मित्र? ये प नहीं होगा। आइए अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह? अयोगवाह का मतलब हम कहते हैं बाबू, अयोगवाह हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? केवल और केवल 2 होती है। अंग और अह कहते हैं। अंग को हम क्या कहते हैं? अह को क्या कहते हैं? हम विसर्ग कहते हैं। इसको हम अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, जिनका उच्चारण किससे किया जाए? आज ही पढ़ाया गया है, नाक से किया जाए। अब विसर्ग का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाए, इन्हें हम क्या कहेंगे? विसर्ग। कहा है निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? तो विसर्ग क्या हो जाएगा? अयोगवाह हो जाएगा। अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछेगा तो बताएंगे 2। कौन कौन? अंग और अह, ये क्या है? हमारे अयोगवाह है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अभी जस्ट बताई है। अंग और अह को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इनका किससे बोला जाता है? ध्वनिया नाक से। और अह का नाक और मुख दोनों से बोला जाता है बाबू। नाक और मुख कहेंगे सर, ये कैसे? जरा आप बोलिए ना, आपसे नाक ऐसे दबा के बोलिए। संग, जंग, तंग, ये सब क्या होंगे? ये नाक से। लेकिन यही बोला जाए दुख, नाक और मुख दोनों से बोला जाएगा। बोला जाए प्रातः काल, तो ये नाक और मुख दोनों से बोला जाएगा। इसी तरह लिखा जाएगा, इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर बढ़िए। निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अच्छा, अल्प प्राण जितने भी स्वर होते हैं बाबू, वो किसके अंतर्गत आते हैं? 135 अंतः सारे अल्प प्राण। अच्छा, कौन से है अंतः सारे स्वर अल्प प्राण? अल्प का मतलब कौन, प्राण का मतलब वायु निकले। कौन से हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ई नहीं होगा। प, फ प्रत्येक वर्ष का पहला दूसरा नहीं। क और ग 1, 3, 5 होता है। ये स्वर पहले आ जाएंगे। कौन? अल्प प्राण वर्ण। अच्छा, वर्ण का है अल्प प्राण वर्ण? अ और आ ही हो जाएंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? कंठ तालु मूर्धन्य क, च, ट, ठ, त, थ, द, ध, न। और अगर हम बात करें कि क, ख, ग, घ ये कंठ से बोले जाते हैं। च, छ, ज, ज, इया तालु से। च, छ, ज, ज, इया। ट, ठ, ड, ढ ये क्या होते हैं? ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? तो हिंदी में अमानक वर्णों की संख्या केवल और केवल 2 ही बताया गया है। कौन सा? एक यह वाला भ है जो आज नया रूप ले लिया है, यह। एक वाला यह ल है, यह वाला ल है, जरा ध्यान दीजिएगा। कौन सा ल है? यह वाला ल है, यह वाला। अब यह नया रूप ले लिया। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? हिंदी में अमानक वर्ण के नाम से जानते हैं। किनका हो जाएगा हमारा उत्तर? भ हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहीं ध्वनि है? ध्वनि नहीं तो उत्तर क्या देंगे? बिल्कुल वर्ण देंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या होगी? वर्ण। आइए अगले पर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम, ये देखिए, मूल स्वर या लघु स्वर तो बात एक ही है। जिनमें 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम गुरु स्वर के नाम से जानते हैं या दीर्घ स्वर के नाम से हम जानते हैं। इनमें से समृत स्वर कौन सा है? अच्छा, समृत स्वर किसे कहते हैं? समृत, जिसको क्या किया जाए, जैसे लगता है सुई ना, सुई लगता है, ऐसी ध्वनियां निकलती हैं। क्या ऐसी? कैसी कैसी? ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कहते हैं ना ई ऊ। ये क्या है? ये समृत स्वर है। यही समृत स्वर कहलाते हैं। आइए अगले पेज पे। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भैया हम स्वर के नाम से जानते हैं, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। अगला सवाल देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा तो 11 पूछ दिया होता। कुल स्वर है तो कुल स्वर में 13 हो जाता है, 2 अयोग वाक को भी गिन लेते हैं। अगर पूछा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो कितनी हो जाएंगी, तो 11 टिक दीजिएगा। स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। यही पूछ दिया होता कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या पूछ दे तो 11 प्लस 2 बराबर 13 हो जाएगा। एकदम गणितीय लॉजिक है इसमें। अगला सवाल आइए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार को, अच्छा ल को हम किस नाम से जानते हैं, ल को हम पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। अगले सवाल को, वे जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अस्वर व्यंजन उभय स्वर, ऐसा कोई बातें नहीं आएगा। न स्वर है न व्यंजन है, दोनों के मध्य रखे गए हैं किनको, अयोगवाह। कौन कौन होते हैं, अंग और अह, इन दोनों को बाबू क्या कहते हैं, तो अयोगवाह कहते हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होता है, तो बाबू स्वर के बिना दुनिया का कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता है। जो व्यंजन होते हैं ये किस पर आधारित होते हैं, तो यह स्वर पर ही आधारित होते हैं। आप कहेंगे सर च भी तो है, तो च में भी तो अ है, सब स्वर के साथ ही। अगर कहेंगे ज भी तो है, तो ज में भी तो अ है। बिना स्वर के साथ क्या कोई वर्ण उच्चारित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो छत्री से क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है, दिया है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, आधा ज के साथ पूरा य लग जाता है तो क्या बनता है, ज्ञ। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो भैया ये तो मिलके बनाता है। क में अगर मूर्धा स ज्वाइंट हुआ तो क्या बनाता है, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क वर्ण के बाद आता है। छ किसके योग से बना है, तो क के साथ मूर्धा स लगा दीजिए ना, छ का निर्माण हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, भैया अभी बताएं। यार अल्लाह को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये कंठ ध्वनियां होती है, ये ओष्ठ ध्वनियां होती है, ये क्या होते हैं, तो इन्हें हम संयुक्त के नाम से जानते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यर लव किस वर्ग के व्यंजन है। अच्छा भाई बड़ी आसान है यार, यर लव क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। पुष्प व्यंजन में भैया स आएंगे, तालु में च छ ज झ या आएगा, ओष्ठ में प फ ब भ म आएगा। अगला सवाल, चलिए फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा बाय धीरज सर।